हाँ जी, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। आज जो हम एक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। एक ही क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे इसे। मैंने एक असाइनमेंट भी आपको दिया है, वो असाइनमेंट सेक्शन 6 एंड ऑनवर्ड्स यूज होगा आज, और सेक्शन 6 से पहले पहले अपन लोग बुक यूज करेंगे। और असाइनमेंट तभी मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर दे दिया है, ठीक है जी। तो अच्छे से करेंगे क्योंकि ये लगभग 8 नंबर का आता है और आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसलिए असाइनमेंट दिया है कि जिन्होंने मेरे से नहीं भी पढ़े हुए वो भी इस असाइनमेंट की लैंग्वेज से पढ़ जाएंगे ताकि आसान लगेगा उन्हें। सेक्शंस इस एक्ट में याद करने ही करने हैं, सेक्शन के बिना इसमें नहीं चलना, सेक्शन हर हालत में याद करने ही करने हैं। थोड़ी देर के लिए अब मैं क्वेरीज बिल्कुल बंद कर दूंगा, कोई क्वेरी मैं नहीं देखूंगा, केवल आज इसकी तरफ कंसंट्रेट करूंगा क्योंकि बड़ा एक्ट है, टाइम लगेगा इसे खत्म करने में, मगर आज खत्म करना ही करना है। चलिए जी, proceeds towards the General Clause Act 1897. Okay. सबसे पहले हम डेफिनेशंस में आते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन मेरे पास है एक्ट की। अब एक्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है हरकत और एक होता है कानून। तो यहां पर एक्ट का मतलब क्या है, हरकत या कानून? द आंसर इज हरकत। यहां पर एक्ट का मतलब कानून नहीं, एक्ट का मतलब हरकत है। तो एक्ट का मतलब, एक्ट कहता है यूज्ड विद रेफरेंस टू, एक्ट का मतलब है कोई भी ऑफेंस, कोई भी हरकत जो कि ऑफेंस है, अपराध है या सिविल रॉन्ग जो आपने किया है, और इसके अंदर सीरीज ऑफ द एक्ट्स, और ऐसी हरकतें बार बार की हैं, ये भी आएगा आगे। इसके साथ ही अगर आपने कोई इलीगल ओमिशन किया है तो वो भी एक्ट के अंदर आएगा। इलीगल ओमिशन फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी को खाना नहीं दिया, आप किसी को पीटी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं और उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो ये इलीगल ओमिशन है, ठीक है ना। चलिए, तो इसे हम कहते हैं एक्ट। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। ए कॉजेज जेड्स डेथ, ए ने जेड को मारा, जिसमें सीरीज ऑफ द एक्ट इंक्लूड हुए। फॉर एग्जाम्पल मुक्के मारे गए, प्लस अ सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन, नेमफुली उसे फूड भी नहीं दिया गया एट अ प्रॉपर टाइम। फिर हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है कॉल्ड एज एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है जब आप कागज पत्र पे लिखते हो ना, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मतलब एफिडेविट के ऊपर आप कसम खाते हो। यस, इट शैल इंक्लूड एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, इनके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एफिडेविट में इंक्लूड, अब ध्यान रखना एफिडेविट की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती तो मीन्स से होती, मगर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो कहता है एफिडेविट के अंदर एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये कहना है कि सर मैं ना कसम खाना सही नहीं समझता, मैं कागज पे लिख के दे देता हूं एफर्म एंड डिक्लेयर, तो इसका मतलब भी कसम खाना ही होता है। तो एफिडेविट पे कसम ही खाई जाती है। तो वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कसम खाने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो एफर्म और डिक्लेयर कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें हैं इसमें, पहली बात एफिडेविट में क्या आता है, एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, और दूसरा ये तब किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति को अलाउ किया गया कि कोई दिक्कत नहीं, आप कसम मत खाइए, आप ऐसे लिख के दे दीजिए, तो आप एफिडेविट भी लिख के दे सकते हैं। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर है, यानी कि इसने कहीं भी एफिडेविट को डिफाइन करने का काम नहीं किया कि एफिडेविट का मतलब क्या होता है। ये तो कहता है एफिडेविट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अच्छा, मगर फिर भी हम एफिडेविट को एक जनरल मीनिंग में समझ सकते हैं कि एक रिटन स्टेटमेंट है जहां पर आप कसम खाई जाती है या एफर्मेशन किया जाता है, वादा किया जाता है फॉर यूज एज एविडेंस इन द कोर्ट। और ये जो आपने वादा किया या कसम खाई है किसी भी कोर्ट या फिर किसी भी अथॉरिटी के सामने एक एविडेंस के रूप में काम करता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। चलिए जी, फिर मेरे पास आता है अगली डेफिनेशन कॉल्ड एज सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या होता है? देखो जी, सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, अगर मैं बात करूं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? तो कहता है एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेटर। दोबारा से सुन लीजिएगा, एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेटर क्या मतलब होता है अभी बताता हूं। और ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटर पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो यानी कि उसके बनने के, भारत के आजाद होने के बाद, मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले जो भी कानून बनाए गए इंडियन लेजिस्लेटर के द्वारा, यानी कि भारत की संसद के द्वारा या फिर डोमिनियन लेजिस्लेटर के द्वारा, तो उन सबको भी सेंट्रल एक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेंट्रल एक्ट। ठीक है जी। आगे, एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट,
इस कमेंसमेंट से पहले अगर किसी कोई कानून बनाया गवर्नर जनरल ने या गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने, तो जो कि लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक्ट कहलाएंगे। यस, तो एक्चुअल में सेंट्रल एक्ट में 4 तरीके के कानून आएंगे। पहला 1947 से लेकर 1950 तक जो भारतीय संसद ने यानी कि इंडियन लेजिस्लेटर ने बनाया। दूसरा जो डोमिनियन लेजिस्लेटर ने बनाया। तीसरा जो कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल ने बनाया, जो कि एक्टिंग इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। तो यानी कि 4 लोग कानून बनाने की ताकत रखते थे भारत का संविधान लागू होने से पहले। संविधान लागू होने के बाद तो बस संसद को यह अधिकार दिया गया या फिर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह को अधिकार दिया गया या फिर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, बट उससे पहले ये लोग अधिकार रखते थे। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन को हम कैसे कर सकते हैं? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन अगर मैं कहूंगा ना, तो ये डेफिनेशन मीन्स भी है और इंक्लूड्स भी है। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है। जब मैं कहता हूं मीन्स, तो मीन्स का मतलब इसमें क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में मीन्स का मतलब है इसमें गवर्नर जनरल भी आएगा या गवर्नर जनरल एंड काउंसिल भी आएगा और इसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, अब ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन को जब पढ़ रहा हूं ना, तो ध्यान रखना इसे भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कौन मानी जाएगी? गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ओके, पहला गवर्नर जनरल, दूसरा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। अब ये बड़ी बहुत ज्यादा ही नहीं आ गया, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। तो इनका मतलब क्या होता है? डोमिनियन लेजिस्लेटर, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, इनका मतलब क्या? पहले एक बार क्लियर ही कर लेते हैं। देखो जी, डोमिनियन लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, आप जानते होंगे कॉमनवेल्थ की कंट्रीज, ये वो सब कंट्री हैं जो कि ब्रिटिश की कभी ना कभी गुलाम रही हैं। तो ये जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मतलब ये है कि हम ब्रिटिशर्स की गुलाम रही हैं, तो इनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फिलहाल होता क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी, बीट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब के लिए ना कानून बनाती थी। जो इन सब के लिए, जो सभी कॉलोनीज के लिए जो कानून बनते थे, दे वर कॉल्ड एज डोमिनियन लेजिस्लेटर। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाती थी अपनी सभी के सभी कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया के लिए, जिसे हम डोमिनियन लेजिस्लेटर कहते थे। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता था कि कानून वहीं पे बैठ के बनते थे, कई बार ऐसा होता था कानून इंडिया में भी बनते थे। इंडिया में वो 2 तरीके के वो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते थे। एक होते थे गवर्नर जनरल, एक होते थे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल का मतलब है कि जहां पर एक पूरा ग्रुप होगा और वो ग्रुप मिलकर डिसीजन लेगा। और एक होता था गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, जहां पर अकेला व्यक्ति ही डिसीजन ले सकता है। ठीक है जी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के 3 तरीके थे कानून चलाने के, कानून बनाने के इंडिया के बारे में। एक डोमिनियन लेजिस्लेटर, एक गवर्नर जनरल एंड काउंसिल और एक गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। फिर अब यही कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन थी? अगर मैं कहूं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या था? गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, एज द केस में भी, दोनों में से जो भी होगा, बट इट शैल इंक्लूड। यानी कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में गवर्नर जनरल एंड काउंसिल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब। सर, इसमें डोमिनियन लेजिस्लेटर क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि डोमिनियन लेजिस्लेटर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट तो ना थी, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इसमें डोमिनियन लेजिस्लेटर नहीं आया। इसके अंदर केवल गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल आया। फिर कहता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर इंक्लूड किसको किया जाएगा? ओके, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन सौंप दिया गया है, मतलब कोई फंक्शन दे दिया गया है किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कोई फंक्शन, कोई अधिकार दे दिया गया है किसी प्रोविंस को। अब ये प्रोविंस क्या होते थे? देखो, आजादी से पहले भारत प्रांतों में बटा हुआ था, प्रोविंस में बटा हुआ था। जैसे कनाडा में प्रोविंस होते हैं आज भी, पाकिस्तान में प्रोविंस हैं आज भी। पाकिस्तान में प्रोविंस कितने? 6 प्रोविंस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगिटिस्तान, बाल्टिस्तान एंड पंजाब एंड नेक्स्ट आपका वो जो आपका POK है, जिसको ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हमारे देश ने उस टाइम, हमारे देश में भी प्रोविंस होते थे। कैसे? हमारा बंगाल एक प्रोविंस था, फिर उसके बाद सिमिलरली पंजाब एक प्रोविंस था, बट हमने लेटर ऑन प्रोविंस को काट के तोड़ के छोटी छोटी स्टेट्स बनाई। पंजाब में से हरियाणा बना, पंजाब में से हिमाचल बना, ऐसे बंगाल के कई टुकड़े हुए तो छोटी छोटी स्टेट्स बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेट मॉडल पे गए, बट पाकिस्तानी प्रोविंस मॉडल पे गए। तो वो कहता है इन रिलेशन टू द फंक्शन, अगर मान लीजिए उस वक्त आजादी से, अगर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर कोई फंक्शन दे दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो काम करेगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के
कहलाएगी। फिर सिमिलरली कुछ ऐसी स्टेट्स होती थी जिनके लिए एक चीफ कमिश्नर लेवल का एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था। तो अगर मान लीजिए किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीफ कमिश्नर को दिया गया है, किसी प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ प्रोविंस को दिया हुआ है, तो वो जो चीफ कमिश्नर वो भी जो कानून बनाएगा उन सबको भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नाम दिया जाएगा, मतलब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाएगा। अब ये चीफ कमिश्नर कौन से स्टेट्स के अंदर आते थे, कौन से जगहों पर चीफ कमिश्नर आते थे? अभी तक तो हमने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की बात की। इसके अलावा 10 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर चीफ कमिश्नर आते थे। यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट्स इंक्लूड थी, जैसे त्रिपुरा, कुर्ग, अजमेर, ये इस तरीके के, भोपाल, बिलासपुर, ये सारी वो स्टेट्स थी। एक तरीके से मैं कह सकता हूं छोटी छोटी रियासतें थी, ये छोटी छोटी रियासतें। अजमेर का घराने, कुर्ग की राजशाही, बिलासपुर के राजा, भोपाल के राजा, ये छोटे छोटे राजा थे। तो ये सब चीफ कमिश्नर के अंडर आते थे। तो चीफ कमिश्नर ने जो भी कानून बनाया वो चीफ कमिश्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगा। फिर अब कहता है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद इसके अंदर मीन्स में क्या आएगा? प्रेसिडेंट, बट इंक्लूड क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा पढ़ लो, इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स द प्रेसिडेंट एंड शेल इंक्लूड। अच्छा, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लग चुका है, अब क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट को जो फंक्शन दे दिया, वो जो काम कर रही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाएगी वहां पर इस एक्ट के लिए। अच्छा, मान लीजिए अगर पार्ट सी स्टेट की बात करूं, अच्छा पार्ट सी स्टेट में ना काफी टाइम तक हमारी सरकारें नहीं रही, वो काफी टाइम तक गवर्न की जाती रही लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह के द्वारा ही। तो पार्ट सी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, अगेन वो 10 स्टेट जो छोटे छोटे राजघराने थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो फिर उनके लिए क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं उनके लिए क्या होगा, देखिएगा, पढ़िएगा पढ़ना शुरू कीजिएगा। जी पढ़ो। इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्ट सी स्टेट, अगेन छोटी छोटी रियासतें, तो वहां पर क्या होगा? चीफ कमिश्नर होगा, ओके, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, या तो चीफ कमिश्नर जो अगर मान लीजिए कुछ, क्योंकि आजादी के कुछ समय तक इन्होंने कंटिन्यू किया था, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर गवर्नमेंट। और आपको एक जान के हैरानी होगी कि पार्ट सी स्टेट्स के अंदर हमारे आजादी के बाद के काफी सालों तक, इनफैक्ट 1957-58 तक अंग्रेजी हुकूमत के कुछ प्यादे ही यहां पर राज करते थे, यहां पर कानून बनाते थे। आजादी के बाद भी अंग्रेजों को ऐसा प्यार था कि हमें छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर फंक्शन स्टेट को दे दिए गए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगा। अगर पार्ट सी स्टेट्स की बात करूं तो चीफ कमिश्नर अगर कंटिन्यू कर रहा है अंग्रेजों का, या फिर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत के राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ द नेबरिंग स्टेट, साथ वाली स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो, या फिर कोई और अथॉरिटी जैसे कि अथॉरिटी दी गई है कानून बनाने की, तो वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएंगे। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी की अगर बात करूं तो वहां पर अपॉइंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी वहां पे कानून बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक लक्षद्वीप, लाइक चंडीगढ़ वगैरह में, तो उसके द्वारा कानून बनाए गए कानून भी वो भी माना जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, वो बंदा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही माना जाएगा। तो ये हमारा अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों है, डेफिनेशन ध्यान रखना, अभी तक पेपर में डेफिनेशन आई तो नहीं है। अगेन मीन्स के अंदर क्या आएगा, इंक्लूड्स के अंदर क्या आएगा, इन बातों का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी एक्ट की, किसी भी रेगुलेशन की शुरुआत। ओके, कोई भी एक्ट किस दिन से कमेंस माना जाता है, किसी भी एक्ट का कमेंसमेंट किस दिन से माना जाता है? कहते हैं जी जिस दिन से भी वो कमेंस होगा, मतलब जिस दिन से उस एक्ट की शुरुआत होगी, वो दिन माना जाएगा कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट या कमेंसमेंट ऑफ द रेगुलेशन। ओके, कहता है जी कोई भी कानून, अगेन ये पैरा ध्यान रखना, कोई भी कानून तब तक ऑपरेशन में नहीं आ सकता जब तक कि उसे लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा पारित एक कानून के द्वारा, और या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा जो कि डेलीगेट किया गया है जिसे फंक्शन, उसके द्वारा पास ना किया जाए। फॉर एग्जांपल दिल्ली में कानून बनाने की पावर
चुनी हुई सरकार को भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अथॉरिटी है, चुनी हुई सरकार एक गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसलिए कहता है लॉ तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा जब तक उसे लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट के द्वारा या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा पास ना किया जाए। अच्छा, फिर कहता है थ्योरी ऑफ अ स्टैट्यूट बीइंग इन ऑपरेशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस दो इट इज नॉट इन फैक्ट इन ऑपरेशन हैज नो वैलिडिटी। मतलब क्या है, ये ध्यान रखना, ये एज इट इज ना लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और फिर कह सकता है कि डिसाइड विद रेफरेंस टू द केस लॉ। तो स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई, ये केस लॉ हो सके तो याद जरूर कर लेना, क्योंकि इस लाइन के रेफरेंस में केस पूछ सकता है। दोबारा पढ़ लीजिएगा लाइन क्या कह रही है, थ्योरी ऑफ अ स्टैट्यूट बीइंग इन ऑपरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। यानी कि अगर आप ये कहें कि स्टैट्यूट जो है ऑपरेशनल है कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, जबकि वो ऑपरेशन में नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए संविधान के अनुसार कोई लिखा जाए कि हाँ जी कोई स्टैट्यूट, कोई कानून भारत में या किसी स्टेट में लगता है परंतु एक्चुअल में वो ऑपरेशन में ही नहीं है, कहता है ये वैलिड ही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टैट्यूट बीइंग इन ऑपरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, अगर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में बनाया गया है, मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा पास करके या लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में बनाया गया है, तो वो ऑपरेशन में होगा ही होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल की सारी पावर्स को, सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया है, तो वो ऑपरेशन में होगा ही होगा। ठीक है, चले। और अगर मान लीजिए भारत की संसद ने कोई कानून पास कर दिया परंतु वो ऑपरेशन में नहीं आया, तो उसकी वैलिडिटी क्या हुई, वो वैसे ही वैलिड नहीं हुआ। जब तक वो ऑपरेशन में नहीं आएगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो उसका कमेंसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कमेंसमेंट की डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब होता है कानून, बट ये कहता है इनेक्टमेंट के अंदर रेगुलेशंस भी आएंगी। रूल्स और रेगुलेशंस में वैसे क्या फर्क होता है, रूल्स का मतलब होता है कि जब कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो उसे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब किसी सेक्शन के ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन लेके आती है तो उसे रूल्स कहते हैं। बट जब यही क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि उनकी कोई एजेंसी लाइक सेबी, लाइक आरबीआई, लाइक इरडा ये लाती है तो उसे रेगुलेशंस कहते हैं। बट ये एक्ट के अंदर इतना पार्टिकुलर ना रखते हुए रूल्स रेगुलेशन इनको एक साथ ही कह दिया गया है। तो वही कहता है इनेक्टमेंट के अंदर रेगुलेशंस भी आएंगे। वो रेगुलेशंस जो किसने बनाए हैं, रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं बंगाल, मद्रास या बॉम्बे कोड के अंदर। अच्छा, कोड का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है एक्ट, फिर एक होता है कोड। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका मतलब क्या है कि सारे सिविल कानूनों को मिला लिया जाए, तो सारे सिविल कानून मिलकर एक कानून के अंतर्गत आते हैं जिसे कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब सारे सिविल कानूनों में केस फाइल करने का तरीका क्या होगा जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया गया होगा। सिमिलरली जितने भी क्रिमिनल कानून हैं वो सारे के सारों में केस फाइल करने का तरीका कहां पर है, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया होगा। तो कोड जो है सारे के सारे कानूनों का एक ग्रुप होता है। सिमिलरली भारत में आजादी से पहले 3 तरीके के कोड चला करते थे। एक था बॉम्बे कोड, पहले बॉम्बे जो है ना वो हुआ करता ना, महाराष्ट्र तो अब आजादी के बाद बना, महाराष्ट्र हमने बॉम्बे वगैरह इंक्लूड करके बना दिया, बॉम्बे को राजधानी बना दिया, वरना बॉम्बे तो बहुत बड़ा था, मतलब इनफैक्ट महाराष्ट्र से भी बड़ा बॉम्बे था, इतना बड़ा था बॉम्बे, जो बॉम्बे कोड जिस पे लगता था। सिमिलरली मद्रास कोड, बंगाल कोड, ये 3 बड़े बड़े कोड थे। तो कहता है कि अगेन इनेक्टमेंट के अंदर रेगुलेशन भी आएंगे, प्लस इसके अलावा रेगुलेशन जो मद्रास कोड, बॉम्बे कोड और तीसरा आपका बंगाल कोड में दी गई है वो भी आएंगे। इसके अलावा कहता है एंड शैल आल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेंट इन एनी एक्ट और इन एनी सच रेगुलेशन एज अफरसेट। मतलब किसी भी कानून में या किसी भी उसके ऊपर आई रेगुलेशन में लिखी गई बात भी इनेक्टमेंट ही कहलाएगी। कानून में या उसके द्वारा उसके अंतर्गत आई किसी भी रेगुलेशन में बात लिखी हुई बात भी इनेक्टमेंट ही कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट कानून है, इनेक्टमेंट है, उसके अंदर लिखे गए रूल्स रेगुलेशंस वो सब के सब भी कानून है। अच्छा, फिर कहता है इट हैज बीन हेल्ड दैट इनेक्टमेंट वुड इंक्लूड एनी एक्ट ओके मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर, तो वो भी इनेक्टमेंट का ही पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, एक छोटी सी डेफिनेशन ऐसे वो पूछ सकता है जिसमें से गुड फेथ, इनेक्टमेंट, ये डेफिनेशन बहुत रेलेवेंट है, तो इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते इन डेफिनेशंस को। ध्यान रखना। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर। और फिर ईयर का मतलब क्या होगा, विच मीन्स द कैलेंडर ईयर। ईयर जब भी वर्ड लिखा जाएगा, ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर है जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आता है। सेक्शन याद हो जाएं डेफिनेशंस के लिख के तो अच्छी बात है, परंतु अगर नहीं हो पाए तो भी मतलब
ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए फिर, मगर मैं इसकी एक ऑडियो क्लिपिंग दूंगा जिसमें सारे के सारे सेक्शंस रिकॉल करवाऊंगा, तो हो सके तो उसको 2-3 बार सुन लेना, क्योंकि अगर इसमें आप सेक्शन लिख पाए ना तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा प्रेजेंटेशन। फिलहाल गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ देखो जी, कई एक्ट के अंदर गुड फेथ वैसे अलग से डिफाइन है। फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में गुड फेथ की चर्चा हुई है, तब गुड फेथ होता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है। और भी कंपनीज एक्ट में भी गुड फेथ की बात की गई है, फोर्स ट्रांसफर वगैरह के अंदर। तो गुड फेथ हमने सुना तो कई जगह है, मगर गुड फेथ का मतलब क्या होता है? कहता है जी कोई भी चीज गुड फेथ में तब मानी जाती है जब वो ईमानदारी से की गई हो, बेशक अगर गलती हो गई हो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मगर बंदा ईमानदार है करने वाला। अच्छा, कहता है गुड फेथ में है या नहीं है कोई चीज, अब ये केस टू केस डिफर करता है। जब भी कोई केस टू केस बेसिस पे चीज डिपेंड करती है ना, तो इसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ओके, तो कहता है इसलिए इसे हर मामले में अलग अलग देखा जाएगा। अच्छा, बट कुछ भी जो फिर ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया गया, यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन आपकी बिल्कुल नहीं थी, उसे गुड फेथ में माना जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ भी जो कि ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया गया, हो सके तो ये कीवर्ड्स ध्यान रखना, ड्यू केयर एंड अटेंशन, बट मेलाफाइड अटेंशन नहीं थी, उसे माना जाएगा ये गुड फेथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपकी लेंथ मैनेज हो जाएगी। अथॉरिटी इज नॉट एक्टिंग ऑनेस्टली वेर इट हैड अ सस्पिशन दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग एंड डिड नॉट मेक फर्दर इंक्वायरी। मतलब आपके पास आपके बैंकर के पास सामने फोटो लगी हुई थी कि इसकी तलाश है, इस जालिम की, इस अपराधी की तलाश है, और वही अपराधी पैसे लेने आया और बैंक उसे पेमेंट भी दे रहा है, तो फिर बैंकों में फोटो लगाने का फायदा क्या? यानी कि आपने सही ढंग से काम नहीं किया है। आगे, द टर्म गुड फेथ हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन द डिफरेंट इनएक्टमेंट। ओके, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी? देखो जी, अगर किसी पार्टिकुलर एक्ट के अंदर गुड फेथ की डेफिनेशन है तो वो जो दी हुई है वहीं लगेगी, परंतु अगर किसी पार्टिकुलर एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी गई तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन लग जाएगी। द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ डज नॉट अप्लाई टू दैट एनएक्टमेंट व्हिच कंटेन अ स्पेशल डेफिनेशन ऑफ द टर्म गुड फेथ। तो देयरफॉर द डेफिनेशन केवल उन्हीं पे लगेगी जहां पर वो डेफिनेशन उनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं दी होगी। ठीक है ना? दिस डेफिनेशन में बी अप्लाइड ओनली इफ देयर इज नथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट एंड इफ दैट इज सो द डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर इस डेफिनेशन के उलट कोई डेफिनेशन लगी हुई है तो या कुछ और लिखा हुआ है किसी एक्ट में तो वो लगेगी, नहीं तो ये लगेगी। अच्छा, रिपग्नेंट का मतलब कुछ एनीथिंग ऑपोजिट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन एक एक नंबर पे आ सकती है, ध्यान रखना, ये इसलिए भी रेलेवेंट है, छोड़ नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट में इंक्लूड होगा सेंट्रल और स्टेट, दोनों गवर्नमेंट इंक्लूड होगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटी, दोनों आएंगी। अच्छा, बट इन एनी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की किसी एक्ट की बात करूं तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में स्टेट बी के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज नहीं आएंगी। अब ये पार्ट बी स्टेट क्या होती थी? बड़ी बड़ी रियासतें हमारी, ये जितनी बड़ी बड़ी रियासतें जिनको हमारे लोह पुरुष जिन्हें सबको भारत में जोड़ दिया था, वो सारी की सारी रियासतें, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, ये सब बड़ी बड़ी रियासतें, इनके द्वारा इशू की गई सिक्योरिटी, ये अपनी सिक्योरिटियां भी इशू करती थी। भाई साहब, इतनी बड़ी रियासतें थी, तो इनके द्वारा की गई इशू की गई सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होगी, ध्यान रखना। इनकी अपनी करेंसी चलती थी, हैदराबाद की अपनी करेंसी, राजस्थान की अपनी करेंसी चलती थी। ठीक है ना? चले, तो इनकी सिक्योरिटी पार्ट बी स्टेट की सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी रियासतों की सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपने आप में पूछी तो नहीं जा सकती, बट इसके अंदर से किसी पॉइंट के ऊपर सवाल जरूर बना सकता है। तो फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट दे दिए, बताइए लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है कि नहीं, ऐसे ट्रीज है कि नहीं, प्लाई है कि नहीं, ऐसे कई सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए डेफिनेशन इसलिए रेलेवेंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहता है शेल इंक्लूड, अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या क्या आता है? लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, यानी कि जमीन से पैदा होने वाली कोई भी चीज, गेहूं, मक्का वगैरह कुछ भी, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, पेड़ वगैरह, एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल जो आप वाटर के लिए लगाते हैं ना पंप, हैंड, वो जो हैंड पंप वगैरह लगाते हैं, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है। अच्छा,
कहता है जी अगर किसी एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है is in the negative and not exhaustive, the definition as given in the general clause act will apply. दोबारा पढ़ लो, अगर किसी भी एक्ट के अंदर इनएक्टमेंट के अंदर the definition of इमूवेबल प्रॉपर्टी is in the negative, अगर नेगेटिव में दी गई है मतलब लिखा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये नहीं आएगा, अगर किसी कानून में लिखा है तो फिर सवाल उठा क्या क्या आएगा, वो कहता है वो आएगा जो जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, चले अब शांति भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस देख लीजिएगा। इसने कहा जी ट्रीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, यस बिकॉज दे आर अटैच टू द अर्थ। अच्छा, फिर दूसरी बात, एन एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, an agreement to convey forest produce like tendu leaves, timber, bamboos, etc., soil for making the bricks, right to build on and occupy the land for the business purpose, and right to grow new trees and to get leaves from the trees that grew in the future are all included in the term immutable property. डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट है, डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी तेंदू लीव्स हैं, टिम्बर बैम्बूज हैं, मिट्टी जिससे कि ईंटें बनाई जाएंगी, राइट टू बिल्ड ऑन एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर द बिजनेस पर्पस, ये सब की सब, राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू गेट लीव्स फ्रॉम द ट्रीज डेट ग्रोज इन द फर्दर आर इंक्लूडेड इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इन पे सवाल पूछे जाने के बहुत चांस है, इनमें से कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है। सवाल उठा लैंड एंड बिल्डिंग तो नजर नहीं आ रही गई, ये क्या तेंदू लीव टिम्बर बंबू ये वो क्या क्या करी जा रहा है। भाई साहब डेफिनेशन भी तो देखो कब की है, आज 200 साल पुरानी, तो फिर क्या कर सकते हो, तो वो उस जमाने का माइंडसेट लगा हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है राइट ऑफ एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना चाहते हो, वो जो बीच का रास्ता है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ सकता है। अच्छा, परंतु राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। पानी की निकासी, पानी का निकाल रहे हो, बाहर कर रहे हो, वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। कोई भी मशीन जो जमीन के अंदर धसा दी गई है, खड़ी हुई फसलें, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी, यस इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो भी पार्ट होंगी। ओके, फिर कहता है, अच्छा इस पैरा की फिर जरूरत नहीं है, तो ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स आए ना, सबको ध्यान रखना कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है। ये सब डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट है जो कि आज तक पास हुए हैं। ये सारे पास हुए जजमेंट किसको देखकर, केवल ये लैंड की डेफिनेशन को देखकर, जो कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट पास किए हैं। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्या, कहता है हाँ, अ क्लेम ऑफ द राइट टू कैच फिश इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मछली पालन, मछली पकड़ने का अधिकार, क्या ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कहता है जी सेक्शन 3 इस बारे में कहता है कि डज नॉट डिफाइन द टर्म एक्सेप्ट टू से दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है, यहां पर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रेफरेंस दिया गया है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में। कहता है सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म एक्सेप्ट टू से दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, नेगेटिव में डेफिनेशन दी गई है, डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, अब स्पेसिफिकली कह रहा है कि हाँ जी ये चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसने इसके अंदर फिश को तो कवर नहीं किया है, फिश डू नॉट कम अंडर दैट कैटेगरी, द डेफिनेशन इन द जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई एंड अ प्रॉफिट अ पेंड्री is regarded as a benefit arising out of the land, it follow that it is a immutable property within the meaning of the transfer of the property act. अभी हमने ऊपर कहा था कि अगर कोई चीज नेगेटिव में दी गई है, अगर कोई भी चीज नेगेटिव में दी गई होगी तो फिर उसमें इंक्लूड क्या होगा, जो यहां पर डेफिनेशन में दिया गया है, जो भी डेफिनेशन में दिया गया है वो सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रॉफिट अ पेंड्री, इसका मतलब क्या होता है, नीचे देखिएगा दिया हुआ है, कहता प्रॉफिट अ पेंड्री इनेबल अ पर्सन टू टेक पार्ट ऑफ द सॉइल और प्रोडक्ट ऑफ द लैंड दैट समवन एल्स ओन्स। मतलब अगर मान लीजिए किसी और की जमीन पर जाकर आप वहां पर झील के अंदर मछली पकड़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट अ पेंड्री। प्रॉफिट अ पेंड्री कहते हैं
तो वही कह रहा है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में, कहता है जी वैसे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ये जरूर लिखा है कि उसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं होगा। स्टैंडिंग टिम्बर, सर अभी तो आपने बात की कि स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह इंक्लूड होंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होंगी, बेटा वो तो जनरल क्लॉज एक्ट में है ना, हम बात कर रहे हैं इस टाइम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्लियरली लिखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, मगर इन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है फिश को, यानी कि फिश को एक्सक्लूड नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब अब मेरी डेफिनेशन किस में लग जाएगी, क्योंकि नेगेटिव डेफिनेशन है वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो फिर इंक्लूड में क्या क्या आ जाएगा जो इस एक्ट में दिया गया है। यस, तो कहता है फिश डू नॉट कम अंडर दैट नेगेटिव कैटेगरी, द डेफिनेशन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई हो जाएगी। यस, अब जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। अब जनरल क्लॉज एक्ट में क्या क्या लिखा है वह सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और कहता है जनरल क्लॉज एक्ट में एज अ प्रॉफिट अप पेंट्री इज रिगार्डेड एज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। भाई बड़ी सीधी सी बात है, जो मछली पालन कर रहे हो वो झील के अंदर कर रहे हो, झील कहां से आई, जमीन में से तो आई, तो क्योंकि वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है, इसलिए प्रॉफिट ऑफ पेंड्री, ये जो मछली पालन कर रहे हो, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा? यस, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो अच्छा पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ पेंड्री वाला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहता है जी डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। बड़ी सीधी सी बात है, जनरल क्लॉज एक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो जी, अगर कोई भी वर्ड किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं है तो जो जनरल क्लॉज एक्ट ने जो उसका मतलब लिखा है बस वही मतलब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मान लीजिए किसी भी चीज का मतलब किसी एक्ट में डिफाइन नहीं है तो उस एक्ट का मतलब क्या लिया जाएगा, जो कि जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर लिखा गया है। आई होप कोई दिक्कत नहीं। चल, कहता है सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केसी थापर व्हाटएवर द जनरल क्लॉज एक्ट से वेदर एज रिगार्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड और एज रिगार्ड द लीगल प्रिंसिपल हैज टू बी रेड इनटू एवरी एक्ट टू व्हिच इट अप्लाइज। यानी कि इस एक्ट के, अच्छा ये जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई किस पे होता है, इसके एक्ट के बनने के बाद, हम लास्ट में पढ़ेंगे सेक्शन आएगा, इस एक्ट के बनने के बाद जितने भी एक्ट आए हैं उन सबके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो जाता है। ओके, तो कहते हैं कि जब जिस पे भी ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब इसके बनने के बाद जितने भी एक्ट है सब पे अप्लाई हो रहा है, तो अगर मान लीजिए वहां पर कोई स्पेसिफिकली टर्म डिफाइन नहीं है तो उसका मतलब जनरल क्लॉज एक्ट से लिया जाएगा। तो जनरल क्लॉज एक्ट की ये इंपॉर्टेंस है सुप्रीम कोर्ट के वर्ड में। केस का नाम याद ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आगे इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जी, इम्प्रिजनमेंट का मतलब है शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। तो इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरीके की हो जो कि इंडियन पिनल कोड में मेंशन हो, वो इम्प्रिजनमेंट ही कहलाती है। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट इंडियन पिनल कोड में कितने तरीके की मेंशन है, दो तरीके की हो सकती है। एक होती है नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट, एक होती है रिजरस इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, कहता है जी पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर आर लायबल अंडर दैट कोड, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की हो सकती है। एक होता है रिजरस, जहां पर आपसे काम करवाया जाता है। सो व्हेन एन एक्ट प्रोवाइडेड एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन मेक द इम्प्रिजनमेंट रिजरस और सिंपल, यानी कि आपसे काम वाली इम्प्रिजनमेंट भी करवाई जा सकती है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होगा। इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये हुआ। फिर कहता है इंडियन लॉ का मतलब क्या है। इंडियन लॉ का मतलब है कोई भी कानून जो किसी एक्ट के द्वारा आया, शेल मीन्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ध्यान रखना, बस यही है इंडियन लॉ। जो किसी कानून, जो किसी एक्ट के द्वारा लाए गए, किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए, किसी भी रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, बायलॉज का मतलब भी रूल्स के द्वारा ही होता है, और किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लाए गए विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ और देयर आफ्टर हैज द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी पार्ट ए सी स्टेट और पार्ट देयर ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके और एनी ऑर्डर इन द काउंसिल, रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट।
क्या मतलब है? इंडियन लॉ के अंदर क्या क्या आएगा? जितनी चीजें ध्यान है सब लिख दो। एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट, जो कि कोई भी और अदर इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने से पहले जो कि एग्जिस्टेंस में था, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि संविधान लागू होने से पहले, इंडिया का संविधान लागू होने से पहले हैड द फोर्स ऑफ लॉ, जो कि किसी इंडिया के किसी प्रोविंस में लागू था, प्रोविंस ऑफ इंडिया और उसके किसी पार्ट में, प्रोविंस के किसी पार्ट में लागू था, या फिर पार्ट ए या पार्ट सी की स्टेट पे लगता था, वो भी इंडियन लॉ ही माना जाएगा, वो भी इंडियन लॉ ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटीज एक्ट, पंजाब यूनिवर्सिटीज एक्ट तब का है जब पंजाब एक प्रोविंस हुआ करता था, तो वो भी कानून ही माना जाएगा, चाहे बेशक उसे हमारे देश में संसद ने ना बनाया हो, अंग्रेजों के जमाने ने बनाया हो, फिर भी वो कानून ही बनाया जाएगा, माना जाएगा। ठीक हो गई थी बात? आगे बट इसमें वो नहीं आएंगे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, या फिर एनी ऑर्डर इन काउंसिल, मतलब ब्रिटिश काउंसिल ने, या फिर रूल और इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट, यूके की किसी एक्ट में जो कानून बने हैं वो हमारे कानून नहीं है, वो इंडियन कानून नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दिस वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 it was passed by the Indian legislator, तो it becomes an act, it is called as an act। ठीक है ना? जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूं तो फिर वो यूके का एक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है हमारे देश का कानून। हमारे देश में इंडियन लॉ में क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है? आगे मंथ, मंथ कहता है जो ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार देखे जाएंगे जी मंथ। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मीन्स प्रॉपर्टी हर प्रकार के डिस्क्रिप्शन की, हर प्रकार के डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दो। अच्छा, इसका मतलब जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। यस, अब कुछ स्पेसिफिक लिखे हुए हैं, डेट्स, शेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर पूछ ले, ध्यान रखना ये मूवेबल है, मूवेबल है, 4-5 आइटम दे दे तो संभाल लेना। ओथ का मतलब क्या होता है? कसम खाना, स्वेयर करना, कसम खाना। ओथ में इंक्लूड होगा एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ये एफिडेविट में भी इंक्लूड हुआ था। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे एफर्म और डिक्लेयर करने दो कसम खाने के बजाय, तो ओथ का मतलब क्या होता है? कसम खाना किसी डॉक्यूमेंट पे, मतलब एफर्म और डिक्लेयर करना इंस्टेड ऑफ मम्मी कसम ऐसे बोलने के अलावा किसी डॉक्यूमेंट पे एफर्म और डिक्लेयर करना, दिस इज कॉल्ड ओथ। फिर अपराध क्या होता है? अपराध का मतलब है शैल मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। भारत में मौजूद किसी भी कानून में जो चीज अपराध लिखी है, अगर वो घटना घट जाए तो वो अपराध है। एनी एक्ट और ऑपरेशन इज ऑफ विच इज इफ डन इज पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड एज ऑफेंस। तो वही कभी लाइन दोबारा दी हुई है, एक एक नंबर पे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान रखना। फिर आता है जी ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट कह दो या गैजेट कह दो, इसका मतलब है गैजेट ऑफ इंडिया या फिर ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ स्टेट। ओके, ये एक मैं कह सकता हूं कि सरकारी राजपत्र होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन वगैरह दिया जाता है। हाँ जी, तो कहता है जी पहली बात, द गैजेट इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, यहां से होता है। दूसरी बात, गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जर्नल and an authorized legal document of government of India, weekly publish होता है by the Department of Publication, Ministry of Housing and Urban Affairs। ये वो मिनिस्ट्री है जो इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करती है, वीकली पब्लिश करता है। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रख लेना। एक पब्लिक जर्नल होता है, ये कीवर्ड्स ध्यान रख लेना, मार्क कर लेना, अगर ऑफिशियल गैजेट की डेफिनेशन आती है, आ सकती है, रेलेवेंट है। एज अ पब्लिक जर्नल गैजेट में क्या होता है? नोटिस दिए जाते हैं, सरकार के डिसीजंस दिए जाते हैं। अच्छा, ये एक मतलब जिसमें इसमें जो चीज लिखी हुई है मतलब वो सही है, उसके ऊपर शक नहीं, वो र्यूमर नहीं हो सकता। इट इज ऑथेंटिक इन कंटेंट, एक्यूरेट एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। तो ऑफिशियल गैजेट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो इन डेफिनेशंस के बारे में कहूंगा मैं कि हो सके ना इन डेफिनेशंस को एक बार लिखना, अपने अपने याद करने के बाद ना लिखना,
ताकि देखना कौन कौन से वर्ड मिस हो रहे हैं। तो एक बार लिख के जरूर देखना इन डेफिनेशंस को, तभी ज्यादा दिमाग में घुसेंगी, क्योंकि बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस है, बहुत अजीब अजीब सी हैं डेफिनेशंस कई। पर्सन के अंदर क्या आता है, वो सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो वो पर्सन आ गया। रजिस्टर्ड, कहता है रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है। जब भी किसी डॉक्यूमेंट के केस में हम कई बार यूज करते हैं ना, इट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि ये रजिस्टर्ड इन इंडिया है, भारत में रजिस्टर्ड हुआ है किसी भी कानून के अंतर्गत जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी अथॉरिटी के साइन होने चाहिए, रजिस्ट्रार के साइन होने चाहिए, तब रजिस्टर्ड माना जाएगा, कोर्ट के साइन होने चाहिए तब। तो भारत का कानून जब भी कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कब माना जाएगा, जब उस पर इसके साइन होंगे। तो जब उसके हिसाब से उसके साइन हो जाते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, तो इसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट माना जाता है। ओके, फिर आता है रूल। रूल का मतलब क्या है, देखो जी, हर जगह लिखा जाता है कि एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब, यानी कि एक्ट ने पावर दी है कि ये जो प्रिस्क्राइब करनी है चीज, ये जो सेक्शन में नहीं दी गई, इसके लिए आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए। और वो जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं ड्यू टू अ पावर कन्फर्ड बाय एनी इनेक्टमेंट, और इसके इन पावर्स को क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं। रूल्स के अंदर ही कहता है रेगुलेशंस भी आएगा, एंड शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी इनेक्टमेंट। मतलब अब इतना पार्टिकुलर वो हमने आज की डेट में हमने जाना कि रूल अलग है, रेगुलेशंस अलग है, बट वहां पर वो इतना पार्टिकुलर नहीं था इन जनरल क्लॉज एक्ट बनाते हुए। तो जनरल क्लॉज एक्ट में रूल रेगुलेशन सब इसने गुच्चड़ मुच्चड़ करके एक ही कर रखा है कि रूल के अंदर रेगुलेशन भी इंक्लूड होती है। फिर आता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या है, शेड्यूल का मतलब है इस एक्ट में जितने शेड्यूल दिए गए हैं या फिर रेगुलेशन दी गई हैं, और इस रेगुलेशंस के अंदर या इस एक्ट के अंदर जितने भी शेड्यूल्स दिए गए हैं, और जहां जहां किसी भी रेगुलेशन या फिर एक्ट के अंदर शेड्यूल वर्ड आ रहा है, तो शेड्यूल का मतलब है शेड्यूल। ओके, सेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शन का मतलब है कोई भी जो किसी एक्ट या फिर रेगुलेशन में लिखा हुआ है, जहां जहां पर ये सेक्शन वर्ड आ रहा है, एज पर दिस सेक्शन, एज पर दिस सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब है वो सेक्शन जो कि किसी एक्ट में दिया हुआ है। सब सेक्शन का मतलब क्या है, सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन इन विच द वर्ड्स अकर। अब ये सब सेक्शन शेड्यूल और सब सेक्शन की डेफिनेशन, सेक्शन सब सेक्शन की डेफिनेशन रेलेवेंट नहीं होगी। स्वेयर, स्वेयर की डेफिनेशन क्या है, कसम खाना अगेन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन। मतलब अपने संपूर्ण सार के साथ मैं कह सकता हूं स्वेयर का मतलब क्या है, affirming and declaring in case of a person by the law who is allowed to affirm or declare instead of swearing। यही तो डेफिनेशन ओथ की थी। यस, केवल ये इनिशियल शब्द चेंज हुए हैं, बाकी सब सेम है। राइटिंग का मतलब क्या है, राइटिंग का मतलब है कुछ भी जो कि प्रिंट हुआ है, नक्काशी, फोटोग्राफी, पत्थरों पे लिखा गया है, इन सबको राइटिंग कहते हैं। दे आर इन राइटिंग। पत्थरों से लिखा जाए, कागजों पे लिखा जाए, प्रिंटिंग हो जिसकी, फोटोग्राफी के रूप में शादी के कार्ड का नक्शा बना दिया कि कृपया दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े फिर गड्ढे में गिर जाएं, मतलब इसे भी क्या राइटिंग कहा जाता है। यस, ये भी राइटिंग ही कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी। चलो जी, फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन 5 जो है इस एक्ट का, वो इफेक्टिव डेट की बताता है कि कोई भी कानून किस दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा। अच्छा, कहता जी बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कानून बनाते हुए डेट प्रिस्क्राइब है कि ये कानून इस दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा, तो जो भी डेट उसमें लिखी हुई है वो उसी दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा। परंतु अगर मान लीजिए कोई डेट उसके अंदर मेंशन नहीं है, तब प्रॉब्लम हुई। तो हम दो केसेस में बांट सकते हैं। अगर वो कानून बनाया गया कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद या फिर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, अगर तो वो कानून कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाया गया, तो फिर वो किस दिन एग्जिस्टेंस में आएगा। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो द आंसर इज उस दिन एग्जिस्टेंस में आएगा जिस दिन इसे एसेंट मिली है किसकी, गवर्नर जनरल की। यानी कि जिस दिन इसे गवर्नर जनरल की कंसेंट मिल गई है वो उस दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा। और मान लीजिए कोई डेट मेंशन नहीं है और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, तो वो दिन जिस दिन इसे प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली है ये उस दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा। ये है मेरा सेक्शन नंबर 5।
जैसे कि सेबी कहता है, एग्जांपल सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहता है सेबी ने एक आईडीआर की रेगुलेशन इशू की। सेबी ने नोटिफिकेशन जारी की 14 अगस्त को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। डेट बता दी गई कि ये रेगुलेशन बनी तो 14 अगस्त 2015 को है, मगर ये इफेक्टिव होंगी 1 जनवरी 2016। तो क्योंकि डेट दे दी गई है तो फिर इनकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2016 ही रहेगी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। परंतु अगर ना होता तो फिर मैं देखता कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या बिफोर। आफ्टर है तो जिस दिन प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली, और बिफोर है तो जिस दिन गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली। ठीक है ना, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। एक्ट फ्रेम्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, क्या मतलब है? कहता है जी सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि अगर मान लीजिए वेयर एन एक्ट इम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एनी ऑफ द प्रोविजन इनटू ऑपरेशन ऑन एनी डे विच इट डीम फिट, मतलब अगर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी दिन कोई भी कानून को ला सकती है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन डाल सकती है, परंतु गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती तो फिर कोई भी कोर्ट डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता और गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकता कि इस कानून को लेके आओ, क्योंकि इस गवर्नमेंट की पावर है। गवर्नमेंट की पावर में कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकते। तो एक्ट फ्रेम्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड, फॉर एग्जांपल कंपटीशन एक्ट 2002, ये आया तो 2002 में पास हुआ था बट इंप्लीमेंट हुआ 2011 से। तो ऐसा नहीं है कि 9 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा हो कि जल्दी लाओ कंपटीशन एक्ट, ना कंपेल कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट की इच्छा है वो। बट फिर कहता है अल्टिमेस रेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया कि अगर सफिशिएंट टाइम इलैप्स जो हो चुका है कि जिस दिन कोई कानून बनाया गया था बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया, तो कोर्ट क्या कर सकता है, थ्रू अ रिट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि देख लीजिए, बताइए कि क्या इसे ऑपरेशन में लाना चाहिए या नहीं। ये कोर्ट, फिर भी कोर्ट एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकता, बट कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल इतना कह सकता है, गवर्नमेंट को इतना कह सकता है कि देख लीजिए काफी टाइम हो चुका है, अब देखिए क्या इसकी जरूरत महसूस हो रही है या नहीं हो रही। आगे फिर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नारायण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफेक्टिव डेट ऑफ रूल क्या मानी जाएगी, जिस दिन वो रूल पब्लिश होंगे, कहा ऑफिशियल गैजेट के अंदर, एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन द रूल्स फॉर अंडर प्रिपरेशन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। रूल्स किस दिन में एग्जिस्टेंस में आएंगे, जिस दिन वो उनके ऑफिशियल गैजेट आएगी, एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन द रूल्स वर इन प्रिपरेशन। आगे फिर कहता है लॉ टेक नो कॉग्निजेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डे। अच्छा, फिर कहता है क्या मतलब है, कहता है दस वेयर एनी एक्ट कंसीडर्ड प्रोवाइड दैट इट इज टू बी कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी। अगर लिखा है कि 1 जनवरी से कोई एक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तो इसका मतलब रात के 12 बजते ही सुई जैसे ही अगले सेकंड पे जाएगी तो वो इस एक्ट का जन्म हो चुका है। ठीक है ना। आगे फिर कहता है नॉर्मली सारे के सारे लॉ प्रोस्पेक्टिवली ही ऑपरेट करते हैं, जब तक कि स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा, तब तक वो प्रोस्पेक्टिवली ही हर सारे के सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आता है मेरा अगला सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 जो है वो रिपील की बात करता है। कहता है जी मान लीजिए अगर कोई एक्ट रिपील हो गया, मतलब खत्म हो गया कोई एक्ट, तो उसके खत्म होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, सेक्शन 6 उस कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। अब कीवर्ड्स क्या है देखिएगा, कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। कहता है कीवर्ड्स देखिएगा, कहता है जी अगर दिस एक्ट या फिर कोई भी सेंट्रल एक्ट या फिर कोई भी रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये वो कीवर्ड है जो लगभग हर सेक्शन में यूज होते जाएंगे। दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, क्या होता है, उसके द्वारा अगर किसी एक्ट को, किसी इनेक्टमेंट को रिपील कर दिया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 ने रिपील कर दिया कंपनी एक्ट 1956 को। ओके, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कहते हैं दिस रिपील शैल नॉट, ये रिपील इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इस रिपील के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये रिपील रिवाइव नहीं करेगा किसी ऐसी चीज को जो कि मर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी कंपनी एक्ट 2013 ने 1956 को खत्म कर दिया, 1956 ने कंपनी एक्ट 1913 को खत्म किया था। तो जब कंपनी एक्ट 2013 ने 1956 को खत्म किया तो 1956 खत्म होने का मतलब ये है कि कंपनी एक्ट 1913 जिंदा हो जाएगा? नहीं, जो मर गया समझो मर गया। वही लिखा है रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स और एग्जिस्टेंस एट द टाइम एट विच द रिपील टेक प्लेस। जो मर चुका है पहले ही वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं होगा अगर कंपनी एक्ट 1956 को मारोगे तो। अच्छा, फिर कहता है जी कोई भी ये जो आपने रिपील किया है, दिस शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी एक्वायर्ड, एक्रूड और इनकर्ड अंडर एनी एक्ट सो रिपील्ड
फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कंपनी एक्ट 1956 के अंदर कोई लायबिलिटी इनकर हुई, किसी कंपनी को लायबल टू पे कहा गया 1956 के अनुसार, तो क्या वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर 1956 रिपील्ड हो गया? नहीं, वो लायबिलिटी फिर भी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, कोई भी पेनल्टी, फोरफीचर, पनिशमेंट जो कि 1956 में दी गई, क्या वो 1956 रिपील होने के बाद कंटिन्यू करेगी? यस, वो कंटिन्यू करेगी, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। सिमिलरली 1956 के अंदर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या वो कंटिन्यू रहेंगी? यस, दे शैल कंटिन्यू एज इट इज, उन पे कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्या रिपील किया है? केवल आपने एक्ट को रिपील किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो चलती रहेगी। क्लियर? और आगे बढ़ें, फिर क्या कहता है? कहता है जी सेक्शन 6 कैपिटल ए। अच्छा, मान लीजिए कि कंपनी एक्ट 1956 में लोन टू डायरेक्टर नाम का एक टॉपिक था। उस लोन टू डायरेक्टर नाम के टॉपिक में एक मॉडिफिकेशन आई कि दिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आपने कंपनी एक्ट 1956 डिलीट कर दिया, कंपनी एक्ट 2013 आया, उसने वर्ड यूज किया एवरी कंपनी शैल नॉट गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर। क्या प्राइवेट कंपनियों को जो एग्जम्पशन दी गई थी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन दी गई थी, क्या वो रहेगी? अब नहीं रहेगी। वो कहता है जी अगर एक्ट रिपील हुआ है तो फिर उसमें आई कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी इंसर्शन, वो खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल 1956 में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन मिली है तो 2013 के अंदर वो एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि 2013 स्पेसिफिकली ना लिख दे कि ये सेक्शन प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी पे लग रहा है। इसलिए लिखा अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर। ठीक है ना? तो जब तक डिफरेंट इंटेंशन ना हो तब तक वो जो अमेंडमेंट पिछले एक्ट में आई थी, चाहे बेशक वो रिपील हो गया, मगर वो अमेंडमेंट अभी भी चलती रहेगी। ये है मेरा सेक्शन 6 कैपिटल ए। फिर क्या कहता है? कहता है रिपील और डिस्टिंक्शन के बीच में फर्क होता है। अच्छा, रिपील का मतलब होता है कंप्लीटली ऑब्लिटरेशन कर देना, खत्म कर देना किसी प्रोविजंस को, जैसे कि वो कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। बट जब मैं डिलीट करता हूं किसी चीज को तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो था ही नहीं, उसका मतलब होता है ये था परंतु अब इसकी जरूरत महसूस नहीं है, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। यानी कि डिलीट ऑर्डिनली टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेटर अफेक्टिंग द सेट डिलीशन, thus नेवर टू वाइप आउट एनी प्रोविजन इट वाज नेवर एग्जिस्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी एग्जिस्टेंस में नहीं था परंतु अब इसकी जरूरत नहीं है, जिस वजह से इसे डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड एक्ट। ओके, क्या मतलब है जी? सेक्शन 7 पढ़ो जी। कहता है जी इन एनी सेंट्रल एक्ट, अब ये वही के वही वर्ड्स हैं जो मैंने ऊपर कहे थे ना, जो लगातार आएंगे, और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओके, इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग आइदर होली और पार्शली एनी इनेक्टमेंट, होली और पार्शली रिपील्ड एक्सप्रेसली टू स्टेट दैट पर्पस। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप रिवाइव करना चाहते हो जो रिपील्ड हो गई है, अगर आप उसको रिवाइव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 1956 को आपने रिपील्ड कर दिया, परंतु फिर आपको ध्यान आया कि वाइंडिंग अप में क्या करेंगे। अगर कंपनियों का वाइंडिंग अप हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि वाइंडिंग अप होता है ट्राइब्यूनल की नजर में, और ट्राइब्यूनल बना नहीं था कंपनी एक्ट 2013 बनाते हुए, तो आपके दिमाग में आया भाई साहब हमने ये तो गड़बड़ कर दी। अब गड़बड़ कर दी तो इसका समाधान क्या है? तो एक काम करो, पूरा कंपनी एक्ट 1956 रिमूव कर देते हैं, बट ये कह देते हैं कि वाइंडिंग अप के प्रोविजन 1956 के लगते रहेंगे। तो अगर आप
किसी चीज को रिपील करने के बाद उसके किसी सर्टेन प्रोविजन को जिंदा करना चाहते हैं तो पहले पर्पस जरूर बताइएगा कि क्यों। तो जैसे पर्पस बताया गया कि वाइंडिंग अप के प्रोविजन हम इसलिए लगा रहे हैं 1956 के, 2013 कंपनी एक्ट आने के बावजूद भी 1956 के प्रोविजन इसलिए लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास ट्राइब्यूनल नहीं है। तो इसलिए 1956 में जगह जगह कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो वो वही अप्लाई होगा जब तक ट्राइब्यूनल हम नहीं बना लेते। तो ये सेक्शन 7 है। फिर आता है जी सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है कि मान लीजिए कोई एक्ट अगर रिपील्ड हो गया और किसी और एक्ट में बार बार उस एक्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 1956, उसमें अकाउंटिंग ईयर डिफाइन था। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता है सॉरी, कंपनी एक्ट 1956 में फाइनेंशियल ईयर डिफाइन था। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमारा कहता है कि अकाउंटिंग ईयर, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता है अकाउंटिंग ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द ईयर एज डिफाइंड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। अब ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मेरा कह रहा है कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब होगा वो ईयर जो कि कंपनी एक्ट 1956 में लिखा गया है। अब 1956 तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक्ट रिपील हो चुका है परंतु किसी और एक्ट में उस रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस आ रहा है, तो वो जो रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस है उसे नए एक्ट के सेंस में ही लेना। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी और एक्ट में कहीं पर भी आपको कंपनी एक्ट 1956 नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्ट किसकी बातें कर रहा है? 1956 की नहीं, अब 2013 के अनुसार बातें कर रहा है। ठीक है जी, ये पैरा करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? हाँ जी। फिलहाल सेक्शन 9 क्या कहता है? कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द टाइम। अच्छा, शुरुआत देखिएगा, कहता है किसी भी एक्ट में सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द डे और फॉर और एनी अदर पीरियड ऑफ द टाइम टू यूज द वर्ड फ्रॉम। मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई भी टाइम पीरियड फ्रॉम से शुरू हो रहा है, मतलब 30 डेज फ्रॉम 1 जनवरी, 30 डेज फ्रॉम 1 जनवरी, तो फिर 1 जनवरी को एक्सक्लूड करके अगले 30 दिन काउंट करने पड़ेंगे, वही कहता है। ठीक है जी। तो जब भी हम फ्रॉम से काउंटिंग करेंगे तो वो जो फ्रॉम से जहां से काउंटिंग कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड करके बाकी काउंट करेंगे। और जब कोई वर्ड टू से एंड होगा, मतलब अप टू 31 जनवरी, इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी सबमिटेड अप टू 31 जनवरी, तो इसका मतलब क्या 31 जनवरी इंक्लूसिव है? यस। तो फ्रॉम का मतलब एक्सक्लूड करो, टू का मतलब इंक्लूड करो। लास्ट पैरा पढ़िएगा, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ डे और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड टू। तो टू का मतलब इंक्लूसिव होगा और फ्रॉम का मतलब एक्सक्लूसिव होगा। ये है मेरा सेक्शन नंबर 9। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी दे रखा है। फिर आता है मेरा सेक्शन नंबर 10, कहता है जी कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। ओके, हाँ जी, कहता है जी मान लीजिए कोर्ट ने कोई तारीख दी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये तारीख दी 18 अक्टूबर। अब दिक्कत ये थी कि 18 अक्टूबर अचानक 17 तारीख को डिक्लेयर हुआ कि 18 अक्टूबर जो है जी हम पब्लिक हॉलीडे बनाएंगे। पहले तो कोई ऐसा वो नहीं था कि 18 अक्टूबर एक पब्लिक हॉलीडे होगा, बट अब डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब क्या होगा? तो आपका जो मामला जो 18 अक्टूबर को आना था, जो कोर्ट में या फिर किसी अथॉरिटी फॉर एग्जांपल आरओसी या सेबी के पास आना था, वो मामला कब आएगा? सेक्शन 10 बताता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अगेन शुरुआत देखिएगा, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी एक्ट और प्रोसीडिंग सॉरी वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये तो कॉमन है। उसके बाद एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड टू अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट। अगर कोई प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में चल रही है या किसी अथॉरिटी के पास चल रही है या किसी ऑफिस में चल रही है, देन सच एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसीडर्ड एज डन और टेकन इन ड्यू टाइम। माना जाएगा कि वो सही तरीके से हुई है, ड्यूली कंसीडर्ड हुई है। अगर उसे किस दिन कंसीडर्ड किया गया है? नेक्स्ट डे आफ्टर वर्ड्स ऑन विद द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। अगर मान लीजिए अचानक पब्लिक हॉलीडे आ गया और वो डिक्लेयर हो गया पब्लिक हॉलीडे और वो बंद था ऑफिस, तो उसके अगले दिन भी अगर इसे कंसीडर्ड कर लिया गया तो भी ये सही माना जाएगा कि इसे ड्यूली कंडक्ट किया गया है। ये कौन कहता है? मेरा सेक्शन नंबर 10 कहता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस।
मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या है कि किसी भी डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, ये पॉइंट इसके बारे में बताता है। कैसे मेजर करने के बारे में कैसे कहता है, कहता है जी देखो ऐसा है कि मान लीजिए जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैं हूं, ये राइट हैंड साइड पे नोरा है। नोरा ने मुझे आवाज लगाई पोपली, क्या तुम आ सकते हो। एक तो है कि नोरा और मैं आंखों में एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और वो मुझे बुला रही है कि तुम आ सकते हो। हम दोनों की दूरी 8 किलोमीटर की है। अच्छा, एक होता है कि मैं अगर कार में जाऊं, लेफ्ट जाऊं, फिर राइट मुड़ूं, राइट मुड़ के फिर राइट हूं, राइट होके फिर लेफ्ट हूं, फिर लेफ्ट होके फिर सीधा चलूं, फिर राइट हूं। जैसे ये मैं जा रहा हूं कार के ऊपर, तो वो तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो लॉ कहता है कि जब भी दो जगहों के बीच का डिस्टेंस नापा जाता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में नापा जाता है। कैसे नापा जाता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर नापा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहा है। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंटलेक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक कि इंटेंशन डिफरेंट ना हो तब तक कोई भी डिस्टेंस जो अपनाया जाएगा वो स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर नापा जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर नापा जाएगा। ओके, फिर कहता है सेक्शन नंबर 12 बात करता है ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एन इनेक्टमेंट। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं शुगर का एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है 1200 रुपए हर 500 किलो पर। हर 500 किलो पे 1200 रुपए की मेरे पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। मैंने कहा जी मिस्टर ए एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं 1000 किलो या मान लीजिए 200 किलो। अब रेट क्या है ड्यूटी का, 500 किलो पर 1200 रुपए। तो 1000 किलो पर कितना हो गया, जरा कैलकुलेट करके देखो। मैं कह सकता हूं 1000 किलो पे कितना हो गया, 2400 रुपए। और 200 किलो पे कितना हो गया, प्रोपोर्शनेट कर दो, 480 रुपए। तो वही तो लिखा है। कहता अगर ड्यूटी का कोई रेट दे रखा है तो उसे फिर प्रोपोर्शनेटली किया जा सकता है, क्वांटिटी के हिसाब से उसे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जा सकता है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले तो पढ़ लीजिएगा। वेयर एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और इन द नेचर देयर ऑफ इज लेविएबल, लगाई जाती है किसी क्वांटिटी पे, वेट के अनुसार, मीजर के अनुसार, वैल्यू ऑफ एनी गुड्स, देन अ लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के हिसाब से वो ड्यूटी चेंज होती रहेगी, प्रोपोर्शनेटली उसे हम चेंज करते रहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है आगे सेक्शन 13 आता है, आप कहता है जी जेंडर एंड नंबर। ओके, जेंडर एंड नंबर का मतलब क्या है। देखो जी, जब भी कानून बनाया जाता है तो एक कन्याओं की हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि हर जगह ही यूज हो रहा है। जनरल क्लॉज एक्ट कहता है ठहरो 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 ठहरो। जहां जहां मैंने ही शब्द यूज किया है वहां ही का मतलब शी भी होगा। लॉ के अंदर ही का मतलब शी भी होगा, ठीक है ना। सिमिलरली जहां जहां सिंगुलर यूज हुआ है उस सिंगुलर को सिचुएशन अनुसार प्लूरल भी कंसीडर किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा। बट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ही विल मैरिड टू शी, तो इसका मतलब नहीं है कि वहां ही में भी शी कर लो, शी विल मैरिड टू शी। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बट फिलहाल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर का मतलब क्या है कि जब तक कोई और इंटेंशन ना दी जाए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कन्याएं कर सकते, कुछ ऐसे काम होते हैं जो पुरुष ही कर सकते हैं। तो अगर वो इंटेंशन है तो वो साइड पे करो, अदरवाइज ही का मतलब शी भी होगा। तो पढ़िए इन ऑल सेंटलेक्ट एंड द रेगुलेशन अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट। रिपग्नेंट मतलब जब तक कुछ ऑपोजिट ना हो, जब तक कुछ स्पेसिफिकली ना हो, तब तक वर्ड इंपोर्टिंग द मैस्कुलर जेंडर। जब भी मेल जेंडर की बात होगी तो उसमें फीमेल जेंडर एंड वाइस वर्सा भी इंक्लूड होंगे। एंड सिमिलरली सिंगुलर जब वर्ड कहा जाएगा तो उसमें प्लूरल एंड वाइस वर्सा भी काउंट होंगे। ओके, कहता है जी फॉर एग्जाम्पल पढ़िएगा, कहता है वेयर अ वर्ड कनोटिंग अ कॉमन जेंडर इज अवेलेबल। ओके, बट द वर्ड यूज कन्वे अ स्पेसिफिक जेंडर। मान लीजिए किसी के लिए स्पेसिफिक जेंडर अवेलेबल है, देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट डू नॉट अप्लाई। तो ये वाली प्रिजम्पशन नहीं लगेगी। भाई अगर मान लीजिए कहा गया है कि ये काम केवल लड़का ही करेगा, ये काम केवल लड़का ही करेगा, अगर ये कहा गया है तो मतलब उसका मतलब फिर वहां पे ही है, ठीक है ना। वहां पे शी कंसीडर्ड नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। दस द वर्ड बुलॉक could not be interpreted to include the cows. For example, अगर स्पेसिफिकली लिखा है बुलॉक बैल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गाय भी कर सकती है। नहीं नहीं नहीं,
स्पेसिफिकली अगर वर्ड लिखा हुआ है किसी जेंडर के लिए तो वो पार्टिकुलर जेंडर ही करेगा, अदरवाइज नॉर्मली ही का मतलब शी का मतलब ही भी लिया जा सकता है। अच्छा, फिर सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर एक एग्जांपल है जो मुझे लगता है कभी भी आ सकता है। वो क्या कहता है जी, पर्सन कैन नॉट बिकम केएमपी, एक से ज्यादा कंपनियों में केएमपी नहीं बन सकते एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी कंपनी। वर्ड है सिंगुलर में सब्सिडरी। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनियों में नहीं बन सकता केएमपी एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी। सब्सिडरी सिंगुलर में लिया गया है। मैं कहता हूं ए लिमिटेड की 3 सब्सिडरियां हैं, S1, S2, S3। S1 लिमिटेड भी सब्सिडरी है, S2 लिमिटेड भी सब्सिडरी है और S3 लिमिटेड भी सब्सिडरी है। तीनों हैं तो सब्सिडरी। यस, तो फिर राम जो कि केएमपी है, क्या वो केएमपी तीनों की तीनों में बन सकता है? यस। सेक्शन 203 का ये कहना कि अ पर्सन कैन नॉट बिकम केएमपी इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी, तो मतलब एक से ज्यादा कंपनियों में केएमपी नहीं बन सकते अपनी सब्सिडरी को छोड़कर। सब्सिडरी उन्होंने सिंगुलर में यूज किया, बट मेरी 3 सब्सिडरियां मैं तीनों में यूज कर सकता हूं। यस, क्योंकि तीनों है तो सब्सिडरी है ना, तो इसलिए सिंगुलर को प्लूरल भी माना जा सकता है सुविधा अनुसार, इंटरप्रिटेशन अनुसार। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी सेक्शन 14, पावर टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो जी, अगर इस सेक्शन के अंदर मतलब वेयर बाय एनी इंटेलेक्ट और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये शब्द तो खून में बसा लो। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पावर दी गई है किसी को, फॉर एग्जांपल आरओसी के पास पावर है, फॉर एग्जांपल रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है, या फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस चीज की। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर किसी एक केस के लिए है या फिर नंबर ऑफ केसेस के लिए? ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस के लिए, जितने भी केसेस ऐसे आएंगे, तो वही लिखा है सेक्शन 14 में कि जब भी किसी अथॉरिटी को कोई अप्रूवल दी जाएगी, कोई पावर दी जाएगी, तो वो पावर सभी केसेस के लिए है, किसी एक पार्टिकुलर केस के लिए नहीं है। मतलब वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है जी मेरा सेक्शन नंबर 15, कहता है जी पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो एज वेल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हूं। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा पोपली जी ये जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है, इन्होंने कहा है कि हम दोनों ने कहा है कि हमें भारत जो है वो मीडिएटर के रूप में चाहिए, क्योंकि हमें आप पे विश्वास है, तो हम पोपली जी आपको भेजना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूं, अब वहां मीडिएशन के लिए भी मैं जा रहा हूं, तो क्या करूं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़ जाऊं या फिर वो भी रखूं प्लस ये एडिशनल काम भी करूं? द आंसर इज वो रखे रह सकता हूं, ये एडिशनल काम और करूंगा, तो मतलब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पोस्ट है, बट तुम्हें एक एक्स्ट्रा डेलीगेशन और दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। ठीक है जी। पढ़िएगा, अगर वेयर एनी सेंट्रल एक्ट ऑफ द रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन, अगर मान लीजिए किसी एक्ट में या फिर किसी रेगुलेशन में पावर दी गई है किसी अथॉरिटी को कि अपॉइंट किया जाए किसी पर्सन को टू फिल एनी वैकेंसी और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन, अगर आपके पास पावर दी गई है अपॉइंट करने की, तो फिर एनी सच अपॉइंटमेंट में बी मेड आइदर बाय द नेम और वर्च्यू ऑफ द ऑफिस। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये ऑफिस के नाम से या उस व्यक्ति के नाम से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रामचरण शुक्ला आरओसी दिल्ली, या फिर ओनली आरओसी दिल्ली, ऑफिस के नाम से या उस व्यक्ति के नाम से भी किया जा सकता है इन सच पावर। और इस पावर के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करने की भी पावर है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी भी एम्प्लॉय को आरओसी दिल्ली बना सकती है एक्स ऑफिशियो। ठीक है ना, कि जब तक नया आरओसी नहीं आता तब तक आरओसी हरियाणा, आरओसी यूपी, आरओसी दिल्ली का भी काम संभालेगा, तो वो एक्स ऑफिशियो बन गया। क्लियर? चलिए फिर कहता है सेक्शन 16 आता है मेरा, कहता है जी पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। मतलब हिंदी में जैसे लिखा हुआ है, जो जन्म दे सकता है वो मार भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आरओसी को अपॉइंट करने की, तो आरओसी को रिमूव करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट ऑफ द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, खून में बस गई होगी ये लाइन। तो आगे, अब पावर टू मेक एनी अपॉइंटमेंट इज प्रोवाइडेड, अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने की पावर दी गई है किसी अथॉरिटी को, तो फिर जब तक कि कुछ सेपरेट ना कहा जाए तब तक उस व्यक्ति को रिमूव करने की पावर भी उसी व्यक्ति के पास होती है।
ठीक है ना, उस व्यक्ति को रिमूव करने की पावर भी उसी व्यक्ति के पास होती है जिसने उसे अपॉइंट किया है, जब तक कि डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो, जब तक कि डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो। ठीक है जी, चलिए फिर कहता है जी आर्टिकल 229, अब ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर द चीफ जस्टिस टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसके अंदर चीफ जस्टिस के पास अगर पावर है ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की, तो उनके पास पावर उसे सस्पेंड करने की भी है या डिसमिस करने की भी है। एग्जाम्पल अच्छा है, लिख सकते हो क्योंकि इंस्टीट्यूट का ही एग्जाम्पल है। फिर आता है सब्सटीट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज, सेक्शन नंबर 17। सब्सटीट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज, जी क्या अगर मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर अपना कंपनी का देखा हो तो उसमें लिखा है आरओसी दिल्ली, जरूरी है नाम में लिखा हो रामचरण शुक्ला, छोटेलाल वर्मा, क्या जरूरी है? खाली आरओसी दिल्ली लिख दिया काफी नहीं है? काफी है। तो फिर कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओके, इट शैल बी सफिशिएंट टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल। ये काफी रहेगा। अगर आप अपने ऑफिशियल टाइटल या ऑफिस का टाइटल डाल देते हैं, एट द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस, अगर कोई ऑफिसर जो कि इस टाइम वो फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो अपना ऑफिशियल टाइटल डाल देता है किसी डॉक्यूमेंट पे, तो ये सफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है उसके साइन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। सेक्शन 18 सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या है? कहता है एनी सेंट्रल एक्ट ऑफ द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओके, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of law to any successor of any functionary to express its relation to the functionaries. For example, छोटेलाल अग्रवाल जी आरओसी दिल्ली थे, वो चले गए, अब मोहनलाल अग्रवाल जी आ गए। छोटेलाल अग्रवाल जी चले गए, मोहनलाल अग्रवाल जी आ गए, तो छोटेलाल अग्रवाल जी द्वारा दिए गए जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थे वो इनवैलिड हो गए क्या? नहीं भाई साहब, ये मोहनलाल अग्रवाल जी आए हैं, वो सक्सेसर के रूप में आए हैं, तो इसका मतलब जो पहले वालों ने काम किए वो भी तो वैलिड हैं। यस, उन कामों पे कोई दिक्कत नहीं है। ही इज अ सक्सेसर। सक्सेसर मतलब उसी फंक्शन में आए हैं, तो उस फंक्शन ने जो पहले काम किया उनकी वैलिडिटी पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा है यही, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ टू एनी सक्सेसर ऑफ एनी फंक्शनरी। सक्सेसर कौन है? जो अब आया है। फंक्शनरीज मतलब जो जा रहा है, टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन टू द फंक्शनरी। केवल वो ये बता दे कि मैं ये इनका सक्सेसर हूं, बस बात एक ही है, यानी कि फंक्शनरी ने जो काम किए वो भी वैलिड रहेंगे। अब जो सक्सेसर आया है वो काम कर रहा है उस कैपेसिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वैलिड है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि अब मोहनलाल अग्रवाल जी सारे सर्टिफिकेट दोबारा इशू करेंगे जो छोटेलाल अग्रवाल जी ने किए हैं। जो छोटेलाल अग्रवाल जी ने किए हैं वो वैलिड है, वो कोई दिक्कत नहीं, कर दिए। चले और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी सेक्शन 19 आता है मेरे पास, जो कहता है ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। हाँ जी, ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑफिस में जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं, वो कहीं गए हुए हैं और उनका जो ड्यूटीज है वो डेलीगेट की गई है वाइस प्रेसिडेंट साहब को। अब प्रेसिडेंट साहब के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट साहब भी निभाएंगे? यस। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब ने अगर किसी मीटिंग में जाना है तो उनको प्रेजेंट कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट साहब। अब यही होगा, यानी कि अगर मान लीजिए बॉस ऑफिस में नहीं है और आपको डेलीगेशन दिया गया है, तो जो बॉस करता है वो अब आपको करना पड़ेगा। यस, जो बॉस करता है। फॉर एग्जांपल बॉस का टाइमिंग है सुबह 8 बजे आने का, आप आते हो 10 बजे, परंतु जब आप बॉस की जगह में आ रहे हो तो आपको भी 8 बजे आना पड़ेगा। यस, क्योंकि जब तक बॉस नहीं है तब तक आप ही बॉस हो ना, तो इसलिए इन एनी सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द commencement of this act, any law relating to the chief or senior of any office, okay, shall apply to his deputy or subordinate, अच्छा, who is performing duty of that officer in place of their superior, okay, समझ आ गई बात? तो अगर सुपीरियर नहीं है तो उसकी जगह जो जूनियर परफॉर्म कर रहा है तो उसे भी वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी तरीके की ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो अब सीनियर के शूज में जा चुका है, तो उसको उसी तरीके से ही ध्यान रखना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर कहता है सेक्शन नंबर 20 पे आते हैं, कहता है वर्ड यूज इन अ डेफिनेशन टू हैव सेम मीनिंग फॉर द होल एक्ट। ओके, व्हाट डज इट मीनिंग? व्हाट डज इट मीन? देखो जी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बार बार कंपनी शब्द यूज हो रहा है,
तो जब कंपनी शब्द बार बार यूज हो रहा है कंपनी एक्ट 2013 में, तो उस कंपनी का मतलब क्या है? क्या मैं कह सकता हूं वही जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में यूज हुआ है? भाई कंपनी का अर्थ चेंज तो नहीं हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं कंपनी का अर्थ वही का वही है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में यूज हुआ है? बिल्कुल वही का वही है। तो वही लिखा है, where any central act or the regulation made after the commencement of this act, the power to issue any notification, order, scheme or rule is conferred, then any word used, अगर मान लीजिए किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी रूल में, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रेगुलेशन में अगर वो वर्ड कंपनी यूज हुआ तो उसका मतलब वही होगा जो एक्ट में कंपनी का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था मेरा सेक्शन 20। उसके बाद आते हैं जी मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशन एंड इफ इट कैन बी ऑल्टर्ड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के द्वारा ऑल्टर की जा सकती है? तो नोटिफिकेशन मीन्स एन एम्प्लॉय अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द लीगली रेलेवेंट फैक्ट। नोटिफिकेशन का मतलब है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अपनी अनाउंसमेंट करना चाहती है तो वो नोटिस देगी, और गवर्नमेंट का नोटिस जो ऑफिशियल गैजेट में आता है दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। ठीक है ना? तो कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किसी भी लीगल मैटर पे इज कॉल्ड एज नोटिफिकेशन। ओके, फिर कहता है जी नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा पब्लिकेशन हुआ है इस नोटिस का, तो इसे कहते हैं नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब जब नोटिफिकेशन पब्लिश्ड होती है ऑफिशियल गैजेट तो इसका मतलब है प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा ये काम हुआ है। फिर सिंस इट इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन है, ध्यान रखना, एंड दस शुड ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसीज इन द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब कानून, तो प्रॉपर हर पॉलिसीज इन कानूनों का ध्यान में रख के इशू की जानी चाहिए। दस नोटिफिकेशन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन मतलब देखो नोटिफिकेशन जो है ना वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो क्या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर उस नोटिफिकेशन को चेंज कर सकता है अपनी इच्छा से? नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसे ऐसे ही चेंज नहीं कर सकती है। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये नोटिफिकेशन के ऊपर है, एज इट इज ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ध्यान रखना नोटिफिकेशन के बारे में। फिर आता है सेक्शन 21, पावर टू इश्यू टू इंक्लूड पावर टू अमेंड एज वेल। अच्छा, कहता है जी मान लीजिए अगर कोई पावर दी गई है किसी अथॉरिटी को, सेबी के पास पावर है कि आप रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हो, तो क्या उस सेबी उस रेगुलेशन को जो फ्रेम उसने की है क्या उसे ऑल्टर भी कर सकती है? यस, क्योंकि पावर टू इशू टू इंक्लूड द पावर टू ऑल्टर एज वेल। तो पढ़िएगा वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल स्कीम इज कन्फर्ड। तो इस पावर में पावर टू अमेंड और रिसाइंड, कैंसल मतलब सच रूल नोटिफिकेशन वगैरह भी आती है। तो सेबी अगर कोई रेगुलेशन फ्रेम कर सकता है तो उसे कैंसिल करने की पावर या अमेंड करने की पावर भी सेबी के पास है। तो फिर आता है जी सेक्शन 22। ओके, कहता है जी वैलिडिटी ऑफ रूल्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अच्छा जी, कहता है जी हुआ क्या कि मान लीजिए कानून बन गया, कानून अभी इफेक्टिव नहीं हुआ कि रूल्स भी बन गए। बेस्ट एग्जांपल कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप का कानून बन गया था, इफेक्ट इनमें नहीं आए थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी एनसीएलटी नहीं थे, परंतु रूल्स बन गए थे कि जज कैसे अपॉइंट होंगे, जज कितने होंगे, जज कितने दिन में डिसीजन देंगे, ये रूल बन गए। क्या वो रूल इफेक्ट में आ सकते हैं जब तक सेक्शन इफेक्ट में नहीं आए? नहीं, तो पहले सेक्शन इफेक्ट में आएंगे, बाद में उस पर रूल्स इफेक्ट में आएंगे। अगर सेक्शन इफेक्ट में नहीं आया तो रूल्स भी इफेक्ट में नहीं आएंगे। ये सेक्शन 22 कहता है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच इज येट टू कम इनटू फोर्स, जिनका एग्जिस्टेंस में आना अभी बाकी है इवन आफ्टर पासिंग देयर ऑफ, चाहे पास हो चुके हैं। अ पावर टू फ्रेम रूल विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, जज का अपॉइंटमेंट, जज का सैलरी, प्लेस टू बी प्रेस्क्राइब एक्सेट्रा, तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक वो एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे। समझ आ गई बात? तो ये है मेरा सेक्शन नंबर 22। और आगे बढ़े, फिर उसके बाद आता है जी मेरा सेक्शन नंबर 23, प्रोसीजर टू फ्रेम रूल्स ऑब्लिक बाय लॉज।
प्रोसीजर टू फ्रेम रूल्स ऑब्लिक बाय लॉस, ये काफी बड़ा सेक्शन है, अगर आ जाए तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसके बारे में। क्या कहता है? कहता है जी मान लीजिए सेबी कोई नई रेगुलेशन फ्रेम करना चाहता है। अब सेबी अगर रेगुलेशन फ्रेम करना चाहता है तो रेगुलेशन ऐसा ही नहीं कि सुबह उठे और रेगुलेशन दोपहर को बना दी, नहीं, प्रोसीजर होता है। वो क्या है? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सेबी तुम्हें एक पब्लिकेशन करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम इससे रिलेटेड कानून, फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कानून बनाने जा रहे हैं, क्या आपकी कोई सजेशन या ऑब्जेक्शन है? फिर आप उसमें 15, 20, 30 दिन दोगे लोगों को ताकि वो कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन दे सकें। स्टेप नंबर 1 होगा। उनकी ऑब्जेक्शन या सजेशन कंसीडर्ड करने के बाद स्टेप नंबर 2, रेगुलेशन को फाइनलाइज करेगा कौन? सेबी। फिर सेबी एक्ट में लिखा है कि सेबी तब तक कोई रेगुलेशन इशू नहीं कर सकता जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपनी ओके ना कर दे। तो रेगुलेशन फाइनलाइज होने के बाद स्टेप नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी अप्रूवल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। अब स्टेप नंबर 4, उस रेगुलेशन को दोबारा से पब्लिश किया जाएगा ताकि अब होगा पब्लिकेशन, वो नोटिफिकेशन के रूप में इन द ऑफिशियल गैजेट आएगा, मतलब ऑफिशियल गैजेट में अंदर आएगी कि ये सेबी की नई रेगुलेशन है। अब वो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी, इफेक्टिव यहां से मानी जाएगी। तो 2 बार पब्लिकेशन होगा। सबसे पहले स्टेप में पब्लिकेशन किस लिए? इनवाइट करने के लिए, सजेशन या फिर ऑब्जेक्शन, और सबसे लास्ट में पब्लिकेशन किस लिए कि लो जी अब ये एग्जिस्टेंस में आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से अप्रूव हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये होगा प्रोसीजर टू फ्रेम द रूल्स और बाय लॉस। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा सेक्शन नंबर 23 के अंदर। ठीक है जी। चले उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 24। कहता है जी वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर रूल्स इशूड अंडर द एक्ट रिपील्ड। कंपनी एक्ट 1956 में जो केस लॉस थे, आपने जितने भी केस लॉस पढ़ रहे हो आप सीए इंटर के सिलेबस में, जितने भी आपने याद किए, चाहे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंड हो या फिर कोई भी रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो ये सारे के सारे केस लॉस जो है क्या है? क्या ये अभी आए हैं या फिर 1956 से भी पुराने जमाने में है? पुराने जमाने के हैं, ठीक है ना, परंतु आज भी इफेक्टिव है। यस, क्योंकि इनसे रिलेटेड कानून सेम चल रहा है, तो इसलिए ये आज भी इफेक्टिव है। तो वही कहता है एक्ट रिपील हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर इशू हुए ऑर्डर्स हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक कि वो कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा ना मर जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म, तो फिर केस लॉ भी खत्म हो जाएंगे। बट अगर इंडोर मैनेजमेंट का केस का कॉन्सेप्ट है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी एक्ट 1956 है, 1913 है या 2013 है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही लिखा है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। तो एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज अमेंडेड और रिपील्ड और री इनेक्टेड, अमेंड हुई, रिपील्ड हुई या री इनेक्ट हुई, देन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कि कुछ स्पेसिफिकली ना हुआ हो कि हम पूरा कॉन्सेप्ट ही उड़ा रहे हैं, तब तक एनी ऑर्डर रूल स्कीम इशूड अंडर द एक्ट सो रिपील्ड शेल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स। ठीक है जी। एंड बी डीम टू हैव बीन इश्यूड अंडर द प्रोविजंस और रीइनेक्टेड, तो उसे माना जाएगा कि वो नए कानून के अंतर्गत भी इशू हुई है, उन्हें नए कानून के अंतर्गत भी वैलिड माना जाएगा, अनलेस इट इज सुपरसीडेड थ्रू एनी ऑर्डर, जब तक कि इनके ऊपर कोई और ऑर्डर, रूल या स्कीम वगैरह ना आ जाए तब तक। ये था मेरा सेक्शन नंबर 24। फिर आता है जी मेरा सेक्शन नंबर, अच्छा इसका एग्जांपल भी आईसीआई ने दिया हुआ, देख सकते हो। माइंस एक्ट ऑफ 1923 वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द माइंस एक्ट ऑफ 1952। नाउ रूल मेड अंडर द रिपील्ड एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी इन्फोर्स्ड बाय द वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन अंटिल सुपरसीडेड। ठीक है, आगे 25 प्रोसीजर ऑफ रिकवरी। किसी भी एक्ट में रिकवरी का प्रोसीजर वही होगा जो कि सेक्शन 63 to 70 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में दिया है, एंड प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन रिलेशन टू इशू, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, समन इशू करना रिकवरी वगैरह के लिए, फॉर द लेवी ऑफ पेनल्टी शेल बी एप्लीकेबल टू ऑल फाइन्स। यानी कि रिकवरी का प्रोसीजर, कभी भी किसी व्यक्ति से रिकवरी करनी है पैसे की तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, जो कि सेक्शन 63 to 70 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में दिया गया है। ठीक है जी, वही प्रोसीजर फॉलो होगा जब तक कि कोई स्पेसिफिकली और कोई प्रोसीजर ना दे दिया जाए। उसके बाद आता है 26 सेक्शन 26 ऑफेंस अंडर मोर देन वन एक्ट। अच्छा जी, ये क्या कहना चाहता है? कहते हैं मान लीजिए आपने प्रोस्पेक्टस, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना फ्रॉड होता है। अब फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था आपने और फ्रॉड कंपनीज एक्ट के अंदर भी यहां पर पढ़ रहे हो।
447 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, ठीक है, और फ्रॉड वहां पे भी सीए फाउंडेशन में भी पड़ा था। तो अब क्योंकि ऑफेंस एक हुआ, सजा 2 एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सजा है और कंपनीज एक्ट में भी सजा है, तो कौन सी सजा मिलेगी? दोनों में से जो ज्यादा बड़ी हो, जो ज्यादा छोटी हो, या दोनों को मिलाकर? तो वही कहता है ऑफेंस अंडर मोर देन 1 एक्ट के बारे में कि अगर कोई एक्ट ऐसा हुआ है, ऑफेंस ऐसा हुआ है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एक्ट में पनिशेबल है, तो ऑफेंडर जो है वो प्रोसिक्यूटेड होगा, मतलब पनिशेबल होगा 1 एक्ट के अंदर, बट 2 के अंदर नहीं। 1 के अंदर पनिशेबल होगा, 2 के अंदर नहीं। तो मतलब ऑब्वियसली एक में 10 साल की सजा और एक में 8 साल की सजा है, तो मतलब मैं 10 साल की सजा दे दूंगा बस, तो विच एवर इज हायर हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है ना, बट प्लस नहीं करूंगा दोनों को। सेक्शन नंबर 27, न जाने मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है, सर्विस बाय द पोस्ट। ये जो आपकी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन में अब शुरू करने वाला हूं आजकल में, और जहां 100 क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करनी है, वहां पे ये जो सेक्शन 27 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तो ध्यान से देखना। जिन्होंने भी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए ना, उन सब के वहां पर मेल पर वीडियो आ जाएगी उसकी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड बाय द पोस्ट। अगर मान लीजिए किसी भी एक्ट में अगर सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट की चर्चा की गई है, तो वो डॉक्यूमेंट कब माना जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से सर्व हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक कि कुछ और स्पेसिफिकली ना लिख दिया हो तब तक सर्विस कब मानी जाएगी? जब प्रॉपरली एड्रेस प्लस प्री पेइंग प्लस पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। प्री पेइंग मतलब रिसीव करने वाले को कोई पैसे नहीं देने, आपने पोस्टल ड्यूटी पहले ही पे कर दी है, प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है, प्लस रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा दिया गया है, अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट चला गया है। याद करो तो मैंने कहा सेक्शन 101 नोटिस ऑफ द मीटिंग कैसे दिया जाता है, तो हमने कहा जी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट के द्वारा या नॉर्मल पोस्ट के द्वारा, तो हमने कहा जी नॉर्मल पोस्ट के द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो कंपनियों का खर्चा बहुत हो जाएगा। तो जब तक डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो तब तक पोस्ट का मतलब क्या लिया जाता है? प्रॉपर एड्रेस प्लस प्री पेइंग प्लस पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट लिया जाता है, ठीक है जी। एंड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव टू हैव बीन इफेक्टिव, और ये इफेक्टिव कब माना जाएगा? सर्विस ऑफ पोस्ट किस दिन इफेक्टिव माना जाएगा? एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पोस्ट, यानी कि जब वो एक्चुअली डिलीवर्ड होगा तब माना जाएगा कि वो डिलीवर्ड हुआ है। ऐसे नहीं कि जैसे नोटिस ऑफ मीटिंग के सेक्शन में दिया गया है कि हम तो मान लेंगे 48 घंटे बाद वो रिसीव हो चुका है ना। अनलेस इंटेंशन डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक डिफरेंट इंटेंशन होगी तो बात आ रहा है, अदरवाइज उसे कब माना जाएगा? जब वो एक्चुअल में डिलीवर्ड होगा। बताओ जी, यहां तक भी कोई भी दिक्कत? चले, अब हुआ क्या, एक केस हुआ था जगदीश सिंह वर्सेस नट्टू सिंह का। अब इस केस में क्या हुआ था, नोटिस सर्व हुआ, बट जो टेनेंट था वो नोटिस जो है रिसीव करने से उसने एक्सेप्ट कर लिया था। टेनेंट जो था उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और नोटिस आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं इसे वैलिड डिलीवरी मानूंगा। जगदीश सिंह वर्सेस नट्टू सिंह, केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेयर अ नोटिस इज सेंट टू द लैंडलॉर्ड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम इज रिटर्न बाय द टेनेंट विद द एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल। उसने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द नोटिस हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। जगदीश सिंह वर्सेस नट्टू सिंह। फिर कहता है साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, एक सेक्शन याद हो शेयर्स के चैप्टर के अंदर आप लोगों ने किया था कि जब भी कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इश्यू करती है तो कुछ कानूनों का पालन करना पड़ता है। कौन कौन से कानून? फेमा प्लस सेबी प्लस आरबीआई प्लस सिक्रा, ये 4 कानून वहां लिखे थे अगर आपको याद हो तो। ओके, अब मुझे बताओ फेमा तो बहुत बड़ा है, तो फेमा के आपको लिखने चाहिए थे ना, फेमा के सेक्शन इनका इनका उनका उनका इनका पालन करना पड़ेगा। ऐसे सेबी भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लॉ कहता ना। हमें इतना ज्यादा घुस के नहीं बताना कि जब भी किसी कानून का रेफरेंस देना है
केवल उस कानून का नाम आ जाएगा, बस काफी है। अब आपको खुद देखना है उस वो एक्ट में कौन कौन से रेलेवेंट सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं जिनका पालन आपको करना है। बट इस एक्ट में तो हम केवल उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैं कहता हूं कि डिफरेंशियल इक्विटी के लिए फेमा के नियमों का पालन करना है, तो अब आपको बाद में फेमा में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नियम लग रहे हैं। बट कंपनीज एक्ट में लिख दिया बस फेमा, बस दैट्स इट। कंपनीज एक्ट में लिख दिया सेबी, दैट्स इट। अब सेबी के कौन कौन से नियम लग रहे हैं ये और बातें देखने वाली, ठीक है। तो एनी सेंट्रल एक्ट ऑफ द रेगुलेशन और रूल और डॉक्यूमेंट्स, एनी इनेक्टमेंट मे बी साइटेड बाय रेफरेंस टू द टाइटल और शॉर्ट नेम फेमा, or by reference to the number and year thereof, FEMA 1999. And any provision in the enactment may be cited by reference to the section or subsection of the enactment wherein such provision is contained. मतलब आप खाली सेक्शन का भी रेफरेंस दे सकते हो, मगर आपको पूरे का पूरा सेक्शन देने की जरूरत नहीं है। पूरे सेक्शन में क्या लिखा है या मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप खाली ये भी लिख सकते हो कि सेक्शन 8 ऑफ द फेमा, बस दैट्स इट। या फिर खाली फेमा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, ये वही एग्जांपल दिया हुआ इक्विटी शेयर विद द डीवीआर का। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29 कहता है वैलिडिटी ऑफ द इनेक्टमेंट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू दिस एक्ट। हाँ जी, कहता है जी अगर मान लीजिए इस एक्ट से पहले ही कोई एक्ट एग्जिस्टेंस में था, इस एक्ट से पहले, जनरल क्लॉज एक्ट से पहले भी कोई एक्ट एग्जिस्टेंस में था। फॉर एग्जांपल, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एग्जिस्टेंस में कब आया? इसकी ओरिजिनल डेट थी 3 जनवरी 1868, फिर 1887 में अमेंड हुआ, फिर बाद में 1897 में अमेंड हुआ लास्ट, बट इसकी ओरिजिनलिटी वाली डेट थी 1868। तो 1868 से पहले अगर कोई एग्जिस्टेंस में आया कानून, तो उसके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट नहीं लगेगा। जनरल क्लॉज एक्ट 1868 के बाद आए कानूनों पे लगेगा। बात समझ आ रही है? पढ़िएगा ये टेबल जो बॉक्स में बनता है। ये जो बॉक्स है ना, ये एनालिसिस है हमारी क्लास के, तो इनको पेपर में नहीं लिखना होता, ध्यान रखना। इफ जनरल क्लॉज एक्ट टू अफेक्ट प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यस 1868 के बाद आया, यस। बट रेंट रिकवरी एक्ट 1853 विच हैज बीन अमेंडेड इन 2017, मुझे अमेंडमेंट से मतलब नहीं है, मुझे तो बताओ ओरिजिनली कब था 1853। द आंसर इज नो। ठीक है जी। तो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एक्ट रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इवन इफ सच एक्ट और रेगुलेशन और रूल इज कंटेन्ड और अमेंडेड लेटर ऑन, इट वोंट अफेक्ट। ठीक है जी। तो ये आपका पूरे का पूरा जनरल क्लॉज एक्ट था। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।